15वां पॉइंट, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य। पहला, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। दूसरा पॉइंट है, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। 16वां पॉइंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। यह इस बात की संप्रक्षिता करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षक करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151(1). नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग्य लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट
और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नोट: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 17वां पॉइंट है भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266(1) भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूर्ण नहीं की हो, उस दौरान व्यय के लिए लेखा अनुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखा अनुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखा अनुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। नोट: चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखा अनुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है: राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय। दूसरा, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन। चौथा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। पांचवा, ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। छठवां, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट। सातवां, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। पहला, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएगा। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से
राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। तीसरा पॉइंट, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखा अनुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। चौथा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है। 18वां पॉइंट है भारत की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद नंबर 267। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता, जब तक समय समय पर अनवंचित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधि से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह सुनिश्चित विधानमंडल विनियमित करेगा। 19वां पॉइंट है संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला, साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण। दूसरा, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। तीसरा, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्था। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्य के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। दूसरा, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति,
अनुच्छेद 55। तीसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पांचवा, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। छठवां, संघीय न्यायपालिका। सातवां, राज्य के उच्च न्यायालय। आठवां, संघ एवं राज्य में विधायी संबंध। नौवां, 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10वां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 11वां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संबंधित उपबंध। नोट: संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।